नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने शनिवार से शुरू होने वाले ओंकेश्वर विश्व शांति महायज्ञ की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने नेपाल के बाल योगी चंद्र देव महाराज से भी मुलाकात की। आपको बता दें, 19 अगस्त से गंगा के किनारे महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। विश्व शांति के लिए आयोजित इस महायज्ञ को नेपाल से आए चंद्र देव महाराज आयोजित कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इसको लेकर हमारे संवाददाता विकास यादव ने उनसे खास बातचीत की। देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से है। छत्तीसगढ़ दौरे पर लगातार जो है केंद्रीय नेताओं का दौरा चल रहा है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस से चीफ ऑब्जर्वर हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए है। सर, छत्तीसगढ़ में चुनाव को तैयारी को लेकर काफ़ी तेज हो चुका है। भाजपा कांग्रेस में लगातार जो है माहौल बन रहा है। किस प्रकार आप छत्तीसगढ़ की स्थिति को आने वाले समय में देखते हैं? देखिए, चुनाव का वक्त है और स्वाभाविक बात है, जब चुनाव आता है सरगर्मियाँ बढ़ती है और हर राजनीतिक दल जो है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अपनी अपनी रणनीति बनाने का काम। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की हर वर्ग के लिए काम किया है, मैं समझता हूँ कि चाहे किसानों का मैं जिक्र करूँ, चाहे नौजवानों का मैं जिक्र करूँ, चाहे महिलाओं का मैं जिक्र करूँ, चाहे आदिवासियों का मैं जिक्र करूँ, चाहे आम जन की बात करूँ, यहाँ पर हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को संचालित करने का काम किया गया है। योजनाएं बनाई गई है जिसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा है और इसके आधार पर हम जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। सर, लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा भाजपा की ओर से यहाँ करवाया जा रहा है और कई सारे जो आरोप जो है कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, वे अपने 15 साल के जो कार्यकाल है उसको बखूबी देख रहे हैं और भूपेश बघेल के जो 4.5 साल के कार्यकाल है उन पर काफ़ी टोका टोकी टिप्पणी, भ्रष्टाचार, कई सारे जो वाद विवाद लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, चुनाव का समय है और सभी दलों के शीर्ष नेता जो है प्रदेश में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी आ रही है, पूरा अधिकार है, उनके बड़े नेता आए, लेकिन उससे फर्क पड़ने वाला है। और भाजपा अगर ये कहती है कि 15 साल का जो उनका कार्यकाल है वो बहुत अच्छा कार्यकाल था, फिर 2018 के विधानसभा चुनाव में जो है वो 15 सीटों पर क्यों सिमट के रहेंगे? इसका मतलब है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसीज थी, जो कार्य सरकार कर रही थी, उसको जो स्वीकार नहीं करने का काम किया है। भूपेश बघेल जी का आपने जिक्र किया, मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस की इस सरकार में लगभग 60 ऐसी योजनाएं चलाई है सूबे के अंदर जिससे हर वर्ग को उसका लाभ मिल सके। और आज छत्तीसगढ़ मॉडल जो है पूरे देश में जाना जाता है। हर राज्य जो है छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाने की बात कर रहा है और छत्तीसगढ़ में आकर के मैंने देखा और आप देश में भी देखते हैं और आप भी स्वयं इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव में जो है या सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, मॉडल की बात करें तो छत्तीसगढ़ में किसानों का समर्थन मूल्य को बढ़ाने को लेकर एक देश में मिसाल पैदा हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जो किसानों के हित में जो भूपेश सरकार ने जो काम किया है समर्थन मूल्य बढ़ाकर, क्या देश में लागू होना चाहिए? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस बात को कहा कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना करने का काम करेंगे, लेकिन देश में अगर आप देखें 2022 चला गया है लेकिन किसानों की आय दोगुना नहीं हुई। और भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ के अंदर किसानों का जो समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया है वो ऐतिहासिक है और हमको केंद्र की सरकार से कहना चाहते हैं। सर, छत्तीसगढ़ में
आप पहले भी 3 बार आ चुके हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में थी, उस समय क्या स्थिति थी छत्तीसगढ़ की, और अभी कांग्रेस की सरकार यहाँ पे है, उस समय अभी की क्या स्थिति है आपके अनुसार? देखिए, जब हम आए थे तो ये मैं नहीं बल्कि पूरा देश कह रहा था कि चावल बाबा मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में ही थे, कहीं और तो थे नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस दिशा में छत्तीसगढ़ की सरकार तब काम कर रही है। भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की जो सरकार आई है, मैंने पूर्व में भी कहा, फिर मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने आम जन के हितों को संरक्षित करने का काम किया और प्रत्येक वर्ग के लिए उन्होंने कोई ना कोई कार्य ऐसा किया है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम दोबारा इस सूबे के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो प्रचंड बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है, ये कहना है कांग्रेस के चीफ ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह जी का। अभी आने वाला वक्त बताएगी कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति होती है विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ विकास की रिपोर्ट, रायपुर। पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन क्षेत्र से विधायक दिलीप रावत अपने ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, जहां उन्होंने हल्ला बोलते हुए कहा कि कोरबा क्षेत्र में जो मालन नदी पर पुल का हादसा हुआ है, उसी तरीके से उनके क्षेत्र में भी खनन के जरिए कई पुल अब खतरे की जद में आ गए हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन अभी तक खामोश है। साथ ही कहा कि अगर सरकार अब भी इस लापरवाही पर सम्मित नहीं करती है तो आने वाले दिनों में और बड़े हादसे यहां पर हो सकते हैं। देखिए, इसका सीधा सीधा कारण है कि अतिक्रमण और साथ साथ बहुत अवैध खनन, और अवैध खनन इसका मूल कारण है। और जितने पुल संकट में हैं आज, और निश्चित रूप से उनके नीचे जिस तरह से अवैध खनन बिना सहमति के, बिना वैज्ञानिक परीक्षण के जो खनन किया गया, उसी का परिणाम है कि आज सारे पुल जो है खतरे की जद में है। और मैं समझता हूँ कि ये कम से कम 13-14 साल आज कोटद्वार विधानसभा जो है पीछे हो गई। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में पिछले दिनों सौंग नदी और बंदर नदी के भारी बारिश से जान और माल का नुकसान किया था, जहां अब भी सरकार प्रशासन इस क्षेत्र में हो रहे नदी किनारे अवैध निर्माण पर कोई लगाम नहीं लगा पाई है। आपको बता दें, रायपुर क्षेत्र में बांदल नदी के किनारे लगातार अवैध निर्माण हो रहा है, जिसमें नदी की धारा को मोड़ने का काम भी किया जा रहा है। तो वहीं क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण का हमारे संवाददाता अभय कैंत्रा ने जायजा लिया। उत्तराखंड में पिछले 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते जगह जगह जो नुकसान है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आसमान से बरसती हुई बारिश आफत की बारिश बन रही है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में हम कह सकते हैं जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर बारिश के चलते जो नदी नाले हैं वो अपने उफान पर यहाँ पर चल रहे हैं। जगह जगह जो छोटे छोटे जो नाले होते हैं, जो गदेरे होते हैं, वो अपने उफान पर यहाँ पर चल रहे हैं। नदियों में गिरने के कारण नदियों का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस नुकसान का जो असली कारण है वो आप देख सकते हैं कि नदी के बीचों बीच में जिस प्रकार से अवैध निर्माण यहाँ पर हो रहा है, यानी जो कब्जे करके जो अवैध निर्माण यहाँ बन रहे हैं, वो नुकसान का सबसे बड़ा खामियाजा यहाँ पर देखने को बनता हुआ नजर आ रहा है। और रायपुर क्षेत्र के इस समय बांदल नदी के ऊपर में आप देख सकते हैं कि नदी का पूरा तट है, आधे से ज़्यादा तट इस समय यहाँ पर प्लॉटिंग उस पर चल रही है और उस प्लॉटिंग के आप देख सकते हैं कि पूरे ताज़ा निशान यहाँ पर हैं। और अगर नदी का रुख उस साइड होता है तो फिर आने वाले समय में ये एक और बड़ा नुकसान का कारण यहाँ पर बन सकता है। उससे प्रशासन को और सबक लेने की ज़रूरत है। जो कानून है उन कानूनों पर और कठोर प्रावधान करने की ज़रूरत है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो आम जनता है या जो करने वाले जो भू माफिया हैं वो इन सब चीज़ों से सबक नहीं ले रहे हैं, बल्कि लगातार अवैध निर्माण यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सामने जो बांदल नदी के तट पर है, जेसीबी अपना काम वहाँ पर करे, यानी जो प्लॉटिंग वहाँ पर हुई थी उस प्लॉटिंग से जो मलवा नदी का मलवा था उसको हटाने का काम इस समय जेसीबी के द्वारा वहाँ पर किया जा रहा है। और लगातार प्रशासन इन सब चीज़ों पर आंखें मूंदे बैठा हुआ है। और यही वजह है कि जब मानसून सीजन में नदियाँ अपना विकराल रूप धारण करती है तो यही वो जगह होती है जो नुकसान का कारण बनती है, जहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान होता है। और प्रशासन को इन सब चीज़ों से सबक लेना चाहिए और कठोर कार्रवाई यहाँ पर करनी चाहिए ताकि नदियों के ऊपर किसी भी प्रकार से अवैध कंस्ट्रक्शन ना बन सके, अवैध कब्जे यहाँ पर ना हो सके। कैमरामैन नसुनियाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। विश्व प्रसिद्ध गार्जिया देवी मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है, जहां आज ये मंदिर पूरी तरह से चर्चाओं में बना हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि इस कई 100 साल पुराने मंदिर के टीले में दरार आ गई है और जो निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर मंदिर के पुजारियों के साथ ही प्रसाद विक्रेता और क्षेत्र के लोगों ने बढ़ते मंदिर के टीले में दरार को रोकने के लिए सरकार से तुरंत कार्य करने को लेकर विनती की है। आपको बता दें, गार्जिया मंदिर के टीले की दरारों को सालों बाद भी नहीं भरा गया है और ना ही इसको लेकर अब तक कोई कदम उठाया गया है, जिसमें बरसात मंदिर के लिए
खतरा बना हुआ है। और उस क्रम में, उस पुल को ये बनाने के क्रम में यहाँ पर कुछ ये बम ब्लास्ट भी किया गया था, जिसको हमने बाद में डीएम सर से कहलवा के उसको रोका गया था। जो बम ब्लास्ट हुआ था उससे इस क्षेत्र की जो धरती है वो कमजोर पड़ गई। तो एक मेन कारण उसका ये रहा है, उस वक्त काफी धमाका, हम यहीं पर बैठे हुए थे आसन, यहाँ पर एक धमाका हुआ तो ऐसा लगा जैसे कि धरती हिल गई। सरकार और प्रशासन दोनों गंभीर है। जो स्थिति वहां बनी है उसके लिए फिलहाल उसकी सुरक्षा के लिए तिरपाल वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है, और उससे पूर्व में भी अधिकारियों के माध्यम से और जो हमारे रुड़की के टेक्निकल हैं उन लोगों ने भी आकर उसका सर्वे किया है, उसको देखा है, और उसके लिए प्रस्ताव डीपीआर वो बन के शासन को जारी है। गर्जा किले को लेकर के हमने हमारे द्वारा एक योजना गठित की गई थी 923 लाख की, और इसकी आपदा न्यूनीकरण मद के अंतर्गत शासन में समिति की बैठक भी हो गई थी। समिति की बैठक के उपरांत सचिव आपदा एवं पुनर्वास ने एक कमेटी गठित करते हुए उसके स्थलीय भ्रमण पर आख्या देने को निर्देशित किया गया था, जिसमें स्टेट प्लानिंग कमीशन के सदस्य और ULMMC के डायरेक्टर और CWC के अधीक्षण अभियंता और स्थानीय स्तर पर रिसर्च अभियंता सिंचाई खंड रामनगर मेरे को नामित किया था, और जिलाधिकारी के स्तर से प्रशासनिक अधिकारी इसमें जिलाधिकारी बना। उधर कर्णप्रयाग में देर रात भारी बारिश के होने की वजह से बादल फट गया, जिस वजह से प्राणामती नाला उफान पर आ गया। बता दें कि पुलिस और प्रशासन द्वारा रात में ही लोगों को नदियों के किनारे से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए। तो वहीं पिछले 5 दिनों में धराली क्षेत्र में दूसरी बार बादल फटने से लोगों को अब डर सता रहा है। उत्तराखंड पुलिस की संयुक्त वरिष्ठ सूची जो अब पुलिस मुख्यालय के कार्मिक महकमे में जारी हुई है, तो उसे लेकर पुलिस महकमे के कर्मचारियों में असंतोष का भाव है। चाहे LIU के कर्मी हो या सिविल पुलिस, दोनों ही असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। बता दें, जूनियर को सीनियर बनाने जैसे कई मामलों में वरिष्ठता की बड़ी अनदेखी हुई है। उत्तराखंड में धामी सरकार दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन करने जा रही है। इस इन्वेस्टर समिट में धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश उत्तराखंड में करने का लक्ष्य रखा है। धामी सरकार को उम्मीद है कि राज्य में लैंड बैंक की कोई कमी नहीं है और निवेशक उत्तराखंड राज्य में जमकर अपना निवेश करें। उत्तराखंड में भाजपा ने मिशन लोकसभा चुनाव 2024 पर फोकस करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने लंबे समय से रणनीति बनाकर धरातल पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बूथ स्तर तक पहुंचने का टास्क और सांसदों को गांव में जाकर प्रवास करने का टास्क भी पहले ही मिल चुका है। अब भाजपा का वोटर चेतना महाअभियान शुरू होने को जा रहा है। इसके जरिए भाजपा प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए वोटर के लक्ष्य पर फोकस कर रही है। बता दें कि वोटर चेतना महाअभियान में प्रत्येक विधानसभा में 10,000 नए वोटर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक पैमाने पर हल्द्वानी और देहरादून में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर वोटर कैंप लगाए जाएंगे। इस दौरान भाजपा राष्ट्रव्यापी अभियान की जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी महामंत्री संगठन अजय कुमार ने पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में विस्तार से इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की। विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सामान्य प्रेक्षक राजेश कुमार, व्यय प्रेक्षक प्रधान
डंडोडिया और पुलिस प्रेक्षक विशाल गुनी ने गुरुवार को विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मतदान से पूर्व सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एफएसटी, एसएसटी, एलएमटी और बीएसटी टीमें अपने अपने क्षेत्रों में पैनी नजर रखते हुए मुस्तैदी के साथ कार्य करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी नोडल अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने मतदान कर्मियों के प्रस्थान से पूर्व सामग्री वितरण और मतदान के बाद सामग्री प्राप्त करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अब खबर देहरादून से, जहां दून विश्वविद्यालय में सहकार भारती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। बता दें, इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी शामिल हुए। इस दौरान सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा के तटों से जुड़े तमाम गांव में जैविक खेती के जरिए विकास करना है, जिनकी जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं। हाल फिलहाल में कई ऐसी जगहें चिन्हित हैं गई हैं और सहकारिता मंत्रालय गंगा के तटों से जुड़े हुए सभी गांव में इस योजना के तहत विकास कार्य करेंगे। देखिए, उत्तराखंड सहकार भारती जो है 3 दिन का यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यह है कि जो गंगा के किनारे जितने भी हमारे गांव हैं, उन गांव में जो बंजर ज़मीन है वहाँ पे हम जैविक खेती करें और उसको कोऑपरेटिव मॉडल पे करें और इसका लोकल से लेके और वोकल तक एक बड़ा ब्रांड बनाया। तो इस पे बोला पूरे राज्य में जो है हम लोग अभी प्रथम चरण में हम एक जिले में एक गाँव को चयन कर रहे हैं और बाद में यह है कि जब पूरा सिस्टम बन जाएगा तो पूरे गंगा के किनारे सारे गाँव को हम एक कोऑपरेटिव विलेज के रूप में। सहकार भारती का जो कार्यक्रम है मूल रूप से सहकारिता से जुड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ एक समाज निर्माण के लिए, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण का जो उनका संकल्प है उसको लेके वो चले हैं और इसीलिए इसमें स्कूल के बच्चों का, स्पेशली जो टीनेजर्स बच्चे हैं, उनकी बहुत सहभागिता इसमें दिखाई दे रही है। पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे यहाँ आए और 3 दिन तक ये दून विश्वविद्यालय के परिसर में एक कार्यक्रम चलेगा जिसमें पेंटिंग, पोस्टर, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होंगे। खबर लश्कर से, जहां अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष प्रविंदर चौधरी की अगुवाई में लक्सर तहसील मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। बता दें, इस मौके प्रदेश के अध्यक्ष प्रविंदर चौधरी का कहना है कि बाढ़ आपदा ने किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद कर दी है, इसलिए किसानों का उनका मुआवजा दिया जाए जितना नुकसान हुआ है। इसी के साथ जिन गाँव में बाढ़ का पानी घुसा है उन तमाम गाँव में चिकित्सा शिविर लगाए जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले दिनों रुड़की में आंदोलन के दौरान प्रशासन ने उनकी मुख्यमंत्री से वार्ता करने का भरोसा दिया था, लेकिन ये वादा हवा हवाई रहा। उन्हें अल्टीमेटम दिया कि अगर आगामी 22 अगस्त तक उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं हुई तो प्रदेश में 6 स्थानों के हाईवे पर चक्का जाम होगा और लक्सर हाईवे भी जाम किया जाएगा। इस दौरान जिलाधिकारी गोपाल चौहान का कहना है कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त की फसलों का सर्वे किया जा रहा है। अभी तक 106 गाँव में चेक वितरित किए जा चुके हैं। 4-5 बिंदु हैं जो जिसके संबंध में ज्ञापन दिया है और मोस्टली तो जो मुआवजे का जो हमारा काम चल रहा है, जो यहाँ पे जल भराव हुआ था और गन्ने की जो फसल है या अन्य जो फसल है वो जो खराब हुई थी, तो हमारा अभी सर्वे का काम चल रहा है और कुछ गाँव में हमारा हो भी गया है, बल्कि 106 गाँव में हमारा वितरण भी हो गया है, मुआवजे का वितरण भी हो गया है। 166 गाँव हमारे टोटल हैं, बाकी भी हमारा सर्वे का काम चल रहा है। 5-7 दिन में हमारा सर्वे का काम कंप्लीट हो जाएगा। 4-5 बिंदु हैं जो जिसके संबंध में ज्ञापन दिया है और मोस्टली तो जो मुआवजे को जो मुआवजा मिला वो बिल्कुल निष्पक्ष जांच के द्वारा मिला। दूसरी बात, जो बाहर से पानी आया है गंदगी गांव में है, उसके लिए गांव-गांव मेडिकल जांच कराई जा। और एक हमारी मांग थी, हमने पहले रुड़की में धरना दिया था, उसमें एसडीएम साहब द्वारा हमें बताया गया था कि आपकी एक सीएम साहब से मुलाकात कराई जाएगी। अगर 22 तारीख तक हमारी मुलाकात सीएम साहब से नहीं होती है तो हम 6 जगह उत्तराखंड में चक्का जाम करेंगे। हाईवे जो है वो जाम होंगे और हम भी लक्सर में हाईवे जाम करने का पूरा काम करेंगे। उत्तराखंड एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर काम करने वाले हवाला ऑपरेटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ उत्तराखंड ने पार्ट टाइम जॉब से अधिक लाभ कमाने का लालच देकर 48 लाख की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह सदस्य को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के खिलाफ 20 राज्यों के थानों में मुकदमा दर्ज है।
रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के मजारी गांव में संदिग्ध बुखार से कई ग्रामीण पीड़ित हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों के ब्लड सैंपल लिए गए, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। आपको बता दें, पिछले दिनों हुई बारिश से कई मोहल्लों और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पानी भरा हुआ है, जिससे डेंगू फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं सरकारी अस्पताल के कार्यवाहक CMS डॉक्टर AK मिश्रा का कहना है कि गाँव में टीम ने पहुंचकर ग्रामीणों के ब्लड सैंपल लिए हैं, साथ ही साथ अभियान चलाकर दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। और कल टीम आई थी जब, तो उन्होंने रिपोर्ट की डेंगू पॉजिटिव, डेंगू पॉजिटिव पॉजिटिव। दवाई वगैरह भी दी थी आप? हाँ, दवाई भी दी थी। अच्छा, तो मलेरिया का है? अब मलेरिया बताया था। मलेरिया डेंगू बता, मलेरिया के लक्षण नहीं बताए थे। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।